तो हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं सब लोग? गुड नाइट बोल रहा है वे, शर्म नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना भाई? जय जिनेंद्र, नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, राधे राधे, जय महाकाल। जय श्री राम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला में लास्ट और एलिप्स की स्टार्टिंग करेंगे। तो दीज विल बी द टू थिंग्स दैट विल बी कवरिंग टुडे, पैराबोला का एंड और साथ में एलिप्स का आगाज। ठीक है ना? तो एलिप्स शुरू करेंगे और पैराबोला खत्म करेंगे। यही आज का हमारा ध्येय होगा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो लेट अस बिगिन। हाँ, और एक चीज़ और सबसे 1 मिनट बात कर लूँ कि यार देखो, पैराबोला में रिजल्ट्स बहुत सारे हैं और पैराबोला में ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। इलिप्स हाइपरबोला में फिर भी कम है, लेकिन पैराबोला में सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। सर्कल से भी ज़्यादा रिजल्ट्स हैं पैराबोला में। पैराबोला काफ़ी डायनामिक चैप्टर है। इसके किसी भी कॉन्सेप्ट से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। और मुझे पता है आप IIT JEE के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली बिटसैट वगैरह जैसे एग्जाम्स भी दोगे, तो बेटा हर जगह पर पैराबोला के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैं चाहता तो इस चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा के भरे निकल सकता था, इतनी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं किया। मैंने हर चैप्टर को कोशिश किया पूरी की पूरी डेप्थ में पढ़ाऊं, एक एक चीज़ बताऊं, ताकि कल को कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तुझे ऐसा ना लगे यार ये तो पढ़ा नहीं है, ये तो मालूम ही नहीं है। तो मैक्सिमम आपको हर चीज़, हाँ मैक्सिमम आपको हर चीज़ जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल में एग्ज़ाम हो जिसमें कॉनिक सेक्शन पूछा जा रहा हो, तो आप पाएंगे कि यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कुछ भी छूटेगा नहीं। बिटसैट क्या होता है बेटा? बिट्स का बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसे बिटसैट कहते हैं। ठीक है? तो बस यही कोशिश रहती है मेरी, और उसी कोशिश को हम आगे लेकर चलते हैं। मैं समझता हूँ फॉर्मूला बहुत सारे हैं, टेंजेंट बहुत सारी फॉर्म्स हैं, नॉर्मल्स भी बहुत सारी फॉर्म्स में हैं। तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, आप टेंजेंट की स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरी कौन सी, स्लोप फॉर्म, ये दोनों फॉर्म एक पेपर पर लिख कर सारी की सारी कहीं पर चिपका लो, या फिर अलग से एक आप क्या कर सकते हैं, अलग से एक पेपर पर लिखकर वहां चिपका सकते हैं और एक पेपर अपनी कॉपी पे के पास रख सकते हैं जहां पर आप पढ़ते हैं, तो ताकि आपकी उन पर नज़र बनी रहे। और आज हमने आपको सर्कल के भी नोट्स दे दिए हैं, ठीक है ना? सर्कल के भी नोट्स दे दिए हैं, सर्कल के भी नोट्स आपके पास मिल गए हैं, शॉर्ट नोट्स ऑफ सर्कल भी अपलोड हो गए हैं। जल्द ही पैराबोला के भी शॉर्ट नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और ठीक है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्विक क्वेश्चंस भी हार्ड थे, हो तेरे का, क्विक क्वेश्चंस भी हार्ड थे। क्विक क्वेश्चंस हार्ड तो नहीं थे यार। हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो कल जो भी हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से कल हमने क्या क्या पढ़ा था यार? हाँ, कल हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था रे? तो कल देखते हैं भाई क्या क्या पढ़ा था। एक बार 1 मिनट रुक जाओ जरा, कल का लेक्चर देख लें, कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इक्वेशन ऑफ कोऑर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t = 0 ये सब पढ़ा था। और साथ में तो मैं आपको यहाँ पर टेंजेंट की एक बार फिर से रिकैप करवा दूं। टेंजेंट y² = 4ax पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट होता है y = mx + a/m। नॉर्मल क्या होता है? y = mx - 2am - am³। टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है? सर टेंजेंट की इक्वेशन होती है ty = x + a t²। टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या थी? tx + y
इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। बस ये याद रख लो, काम खत्म। माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स आए तो इसमें एक की जगह माइनस है, इसमें एक की जगह माइनस है, यानी कल को अगर पैराबोला आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। बस तुम्हें ये याद रखना, खत्म यार, और कुछ याद ही नहीं रखना भाई, बस ये दो इक्वेशंस याद रखनी है, टेंजेंट की नॉर्मल की, टेंजेंट की नॉर्मल की। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आ जाए तो यहां पर a की जगह माइनस ए हो जाता है, बस y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। और यहां क्या हो जाता है, यहां पर हो जाएगा a की जगह फिर से माइनस है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am माइनस का हो जाएगा प्लस am क्यूब। ये हो जाएगा भाई, यस हाँ सर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ टेंजेंट की बात करूं पैरामेट्रिक फॉर्म में तो वो हो जाएगी टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यानी x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस हो जाता है। बस इतना सा याद करना है यार, इसमें मुश्किल लग रही है कई लोगों को याद करने में यार। तो ये माइनस टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब था भाई, 280 प्लस 80 क्यूब, तो 280 प्लस 80 क्यूब, x की जगह क्या हो जाता है माइनस एक्स, 280 प्लस 80 क्यूब। यही था भाई, हाँ यही था भाई, ये बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। तो यह दो चीजें हो गई किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए, और दूसरी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की कहानी सुन लो, ये मुश्किल नहीं है भैया, मुश्किल उतना ही है जितना तुम मान लो। तो जरा देखो, अगला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाय एम स्क्वायर। और यहां पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन देखी जाए तो ये थी टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर, यानी यहां पर बस क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज, यही था ना भाई, यही था ना भाई। हाँ, फिर उसके बाद इतना बड़ा सितारा छोटा कर देंगे सितारे को भी। और यहां नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, नॉर्मल की इक्वेशन थी इस केस में, नॉर्मल की इक्वेशन वहां थी टी एक्स प्लस वाई, यहां हो जाएगी एक्स प्लस टी वाई, एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, यही थी यार। हाँ, ये बात क्लियर है, सब में सिमिलरली है, बिल्कुल यही पैराबोला में ये हो गया। अब इसका अगर तुम्हें, कई लोग कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दिक्कत है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ओ तेरे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर दिक्कत है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी देख ले भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इतना मुश्किल नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर देखेगा इस वाले केस में, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था जरा बताइए भाई। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था पीओसी, वो था ए बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम, यही था। हाँ सर, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, ये ड्रॉन एट, यहां कह देते हैं ड्रॉन एट, बिल्कुल ये यहां ड्रॉ की गई है। अब इस पर अगर चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ए की जगह माइनस ए, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय एम। और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ए माइनस ए एम स्क्वायर कॉमा 2am ड्रॉन एट, यही तो था बस। यस सर, देख लो भाई यही था। हाँ, उत्कर्ष कह रहे हैं सर आप कल वहां ट्रिगो पढ़ा रहे थे ना, हाँ पढ़ा तो रहे थे भाई। क्या हो गया भाई, क्या गलत हो गया जरा बताइए। हाँ, माइनस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, ए एम स्क्वायर कॉमा 2am था। अच्छा, ए एम स्क्वायर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम नहीं था भाई, मेरे ख्याल से तो यही था यार, देखना भाई एक बार चेक करना, ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम ही था शायद। हाँ जरा बोलना जरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था सही तो है, यही तो था मेरे ख्याल से भाई, यही तो था। एक बार देख लो भाई, ले एक बार वो भी चेक कर लेते हैं।
चेक कर लेते हैं भाई। ये लो फॉर्म नॉर्मल की थी, उसके पहले हमने, हाँ सही है भाई, यही तो था। तुम तो साले मुझे ही शक में डाल रहे हो। ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m, ये तो था लल्लू, यही तो लिखा था टेबल तुम्हारे, तो यही लिखा हुआ है हमने, यही तो लिखा है, सही तो लिखा है भाई। a/m² कॉमा -2am, सही है, सही तो है। अब अगला आ जाओ। गजब हो भाई। मतलब इसके लिए क्या करोगे, इसमें ये अल्टा पल्टी हो जाते हैं, ये दोनों अल्टा पल्टी हो जाते हैं, हाँ सर, मतलब ये दोनों ये हो जाएगा 2a और m की जगह 1/m, 2am कॉमा am², 2am कॉमा am² हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 2am कॉमा am²। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा सर, ये अल्टा पल्टी हो जाएंगे और m की जगह 1/m हो जाएगा, तो -2a/m, -2a/m कॉमा a/m²। जरा देखियो भाई, यही आ रहा था। हाँ ये बात समझ में आई, हाँ सर यह समझ में आई, हाँ सर यह समझ में आ गई। am² कॉमा a/m² कॉमा 2a/m, बिल्कुल यही था भाई। एक बार देख लो, एक बार चेक कर लो, नॉर्मल के लिए भी चेक कर लो भाई, नॉर्मल के लिए भी चेक कर लो, फॉर नॉर्मल ऑल्सो प्लीज चेक, नॉर्मल के लिए चेक कर लो रे, चेक फॉर नॉर्मल। हाँ सर नॉर्मल के लिए भी चेक हो गया है, नॉर्मल के लिए था -2a/m कॉमा a/m², सही है भाई। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अब अगला x² = -4ay में क्या था भाई, x² = -4ay में, जल्दी जल्दी ये भी कर लो यार। x² = -4ay में था, टेंजेंट क्या हो जाएगी, y = mx प्लस am², और a की जगह -a हो जाएगा, तो इसका पीओ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो आता है -2am -am²। और नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी इस केस में, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y = mx -2a प्लस a/m², और ये कहाँ बनेगी, ड्रॉन एट, किस पॉइंट पर ड्रॉ की गई है भाई, इट विल बी ड्रॉन एट a की जगह -a, तो 2a/m कॉमा -a/m²। और इसी तरीके से पैरामेट्रिक की बात करें तो यहाँ टेंजेंट हो जाएगी t -tx = y प्लस at², और यहाँ नॉर्मल हो जाएगी -x प्लस ty = 2at प्लस at³। एक बार चेक कर लो, हाँ सर यही था, यस एक बार चेक कर लो रे। ये हो गए सबके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हो गए सब टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दिए हमने सारे के सारे। 2a/m कॉमा x² = -4ay, तो इसमें a की जगह -a -a/m² आएगा, है ना, -a/m², यही आया था भाई। हाँ क्या हो गया भाई, y = mx, y = mx, कौन से वाले में दिक्कत है भाई, फर्स्ट वाले में, y = mx प्लस 2am -am³, x² = 4ay पर -2a/m कॉमा a/m², यही तो है, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है यार, हाँ यही तो लिखा है। और x² = -4ay में 2a/m कॉमा a/m², -a/m², यही था। कहाँ पर, पिछली स्लाइड में, चलो आ जाओ, पिछली स्लाइड में क्या हुआ भाई, पिछली स्लाइड में था am² कॉमा -2am, इसमें a की जगह -a आ गया, तो -am² कॉमा 2am, यही तो आएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, यही तो होगा। हाँ सेकंड में नॉर्मल सही है, सेकंड में नॉर्मल सही है, इट इज करेक्ट। देख लो भाई, एक बार देख लो, ये क्लियर हो गया भाई। हाँ बेकार में टेंशन, फालतू में, यही तो है, नोट्स में लिखा है, नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है।
अब बस इतना याद रखना यार, देखो नोट्स में भी हो सकता है भाई टेबल बना रही हैं वो जो हमारी ऑपरेटर हैं और उन्होंने फिर कुछ गड़बड़ कर दिया हो, एक आधे में कभी कर दिया होगा तो देख लेना भाई, वैसे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, हमने 14 में सब कुछ करवा दिया था ठीक ठाक। यस। तो जरा देखो, अब जरा देखो, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है, जब भी तुम्हें टेंजेंट इस वाले पैराबोला पर लिखनी है यहां से यहां, तो बस आपको स्लोप फॉर्म में तो क्या करना है, स्लोप फॉर्म में चेंज करना है। स्लोप फॉर्म ए को -a से चेंज करना है, बस इतना याद रखना है। और यानी आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको सिर्फ कौन से इसमें फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको मेनली याद रखना है ये वाला पार्ट, बस यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट। बाकी तो अपने आप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं याद करना तुम्हें, बस ये याद रख लो, बस इतना याद रख लो, और कुछ याद नहीं करना, तुम बस ये याद कर लो। स्लोप फॉर्म में एक ही जगह -a हो जाता है, टेंजेंट में भी नॉर्मल में भी, स्लोप फॉर्म की बात है। और पैरामेट्रिक में क्या हो जाता है? पैरामेट्रिक में क्या हो जाता है? पैरामेट्रिक में x की जगह -x हो जाता है। बस इतना सा याद रख लो। यह दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। y² = 4x, y² = -4x। तो ये है याद रखने की ट्रिक। पैरामेट्रिक में x की जगह -x, स्लोप फॉर्म में a की जगह माइनस है, देख ले, a की जगह माइनस है, बिल्कुल। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी a की जगह माइनस है, a की जगह माइनस है। बस इतना करना है, सिर्फ इतना याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना है। तो तुम्हें याद रखने के लिए सिर्फ यह है। अब तुम बताओ फॉर्मूला ज्यादा है क्या? अब इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है, सिर्फ यह है, सिर्फ यह याद रखना है। और मंत्र अभी भी वही है। क्या? स्लोप फॉर्म में a की जगह -a, और कार्टेज और पैरामेट्रिक फॉर्म में x की जगह -x, बस खत्म। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ये बात क्लियर हो गई भाई, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई, अब क्लियर हो गई? ठीक है भाई, पूरे पैराबोला का निचोड़ हो गया। बस इतना याद रखना, ये याद रखना है और ये याद रखना है। अब पैराबोला में शिफ्टेड वर्टेक्स आ जाए, कुछ दिक्कत नहीं। यहां y की जगह y - बीटा, x की जगह x - अल्फा, यहां y की जगह y - बीटा, x की जगह x - अल्फा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहां अल्फा जुड़ जाएगा, यहां बीटा जुड़ जाएगा, काम खत्म। बस इतना सा है यार, बस इतना सा है। क्लियर है भाई? हाँ क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। आज मैथमेटिकल ज्ञान में विल ट्राई टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। a + b + c अगर पाई हो तो किसी भी ट्राइंगल में, यानी किसी भी ट्राइंगल में a + b + c आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये कहाँ है? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों का एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो हम यह प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे भाई? हम यह प्रूव करेंगे कि sin a + sin b + sin c की वैल्यू 3√3 से छोटी है, 3√3/2 से छोटी है। ठीक है भाई? तो अब जरा देखें, sin a + sin b + sin c, ये तीनों एंगल्स जो होंगे, जरा देखो, अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूं तो साइन का ग्राफ तो सब लोग भली भांति जानते हैं। हाँ सर, अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर आएगा। तो जरा ये देखो, ये बन गया साइन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में। तो जितने भी एंगल होंगे ए बी सी, वो सब यहीं कहीं होंगे। जैसे मान लो यहाँ कहीं ए है, यहाँ कहीं बी है, और यहाँ कहीं सी है। तो साइन ए कहाँ होगा सर? साइन के कॉरस्पॉन्डिंग डॉट यहाँ लग जाएगा ऊपर, यहाँ लग जाएगा ऊपर, साइन ए के कॉरस्पॉन्डिंग डॉट। ये साइन बी और ये साइन सी इसके ऊपर। यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, sin a। इसके कोऑर्डिनेट्स है b, sin b। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं c, sin c। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, sin a। हाँ सर, a, sin a। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दूं, इफ आई जॉइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा सर? ट्राइंगल मिल जाएगा। आई विल गेट अ ट्राइंगल। मुझे एक ट्राइंगल मिलता हुआ दिख रहा है भाई? हाँ, तुम्हें भी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल सर दिख रहा है। वी कैन सी अ ट्राइंगल विच इज देयर इन द प्लेस। ठीक है? हाँ,
अब जरा देखें, अब जरा देखें इस केस में अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो लेट मी से दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड कोई बता सकता है सेंट्रॉइड क्या होगा? तो जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 3 और साथ में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय 3। बिल्कुल सर यही होगा, यही तो होंगे जी के कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देख लो। हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू 3√3 से कम है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो अगर आप ये जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहां जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जी के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी, और यहां जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये होगा वाई जी। वाई जी क्या होगा जी? हाँ जी, वाई जी क्या होगा सर? वाई जी होगा ये वाला नंबर। दिस इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी। हाँ सर, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी होगा, बिल्कुल दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी। कोई दिक्कत ये समझने में यहां तक? नहीं सर, यहां तक तो समझ में आया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, फिर उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा दूं यहां, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट मान लो आता है P। तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ P? y कोऑर्डिनेट ऑफ P सर होगा a प्लस बी प्लस सी साइन के ग्राफ में जो आएगा रखने पर, वह हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 है भाई, बाय 3 समझ गए क्यों? क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है इसका, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय 3। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर, बाय 3। ये बात समझ में आई? यस। अब आप यहां से एक चीज साफ साफ देख सकते हैं कि वाई पी इज ग्रेटर दैन वाई जी। वाई पी इज ग्रेटर दैन वाई जी। वाई पी और वाई जी क्या हो जाते हैं? दोनों, वाई पी बड़ा हो जाता है वाई जी से। वाई पी इज ग्रेटर दैन वाई जी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। वाई पी इज ग्रेटर दैन वाई जी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाय 3। अच्छा, ये इसके बड़ा या बराबर भी हो सकता है, वो मैं भी बता दूंगा बराबर कब होगा। वाई जी क्या होगा? वाई जी ये है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाय 3। ये कितना हुआ सर? a प्लस बी प्लस सी कितना था सर? a प्लस बी प्लस सी था 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। और वो कितना होता है? √3/2। क्यों? a प्लस बी प्लस सी कितना था? 180 बटे 3 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2। तो यहां से प्रूव होता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन और इक्वल टू 3√3/2। मुझे ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। हाँ चलिए ठीक है भाई। हाँ अब जरा, बिल्कुल, तो आप जरा समझें, अब जरा दोबारा से समझ लें इसको। यहां पर दोबारा समझ लें, ये साइन का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में हमारे पास एंगल थे a, b और c, तीनों को जोड़कर 180 आ रहा था। तो तीनों 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ होंगे। तो a पर, साइन पर, ग्राफ पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, साइन a। क्यों? कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे आपने? सर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे? अबे 30 पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा इसका? 30 डिग्री मतलब बोले तो π/6। π/6 पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेगा π/6। और हाइट कितनी है? हाफ। तो मैंने हाफ की जगह साइन π/6 लिख दूं, चलेगा क्या? हाँ सर। अगर कोई पूछे 60 डिग्री पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोई पूछे 60 डिग्री पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो 60 डिग्री पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 60 डिग्री पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा π/3 साइन π/3।
क्यों? ये हाइट कितनी होगी? √3/2 जो कि sin π/3 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे पहले वो समझ लो। ए के ऊपर जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, sin है। बी के ऊपर जो पॉइंट आएगा बी के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए b, sin b। जो सी के ऊपर आएगा वो गए c, sin c। तो कोऑर्डिनेट तो बात समझ में आ गई? हाँ सर, कोऑर्डिनेट्स की बात समझ में आ गई। फिर हमने इस ट्राइंगल का क्या ढूंढा? सेंट्रॉइड ढूंढा। हमने इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ढूंढा तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो होगा sin a + sin b + sin c by 3। y कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो a + b + c/3 ये हो गए कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सर। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? ये है। y कोऑर्डिनेट क्या है? ये है। x कोऑर्डिनेट a + b + c नीचे कहीं होगा /3। बिल्कुल सर। तो ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। और यह जो हो गया यह कौन सा? y कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट कौन सा बेटा? यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है ना वह y कोऑर्डिनेट है। सो दिस लेंथ इज yg। तो यह लेंथ yg है। सो दिस लेंथ इज yg। और इसी पॉइंट को मैंने ऊपर बढ़ा दिया p पर मिला जाके कर्व को। तो हर बच्चा देख रहा है कि yp की वैल्यू yg से बड़ी है। yp की वैल्यू yg से बड़ी है। ठीक है ना? तो yp इज ग्रेटर देन yg। yp अगर yg से बड़ा है तो yp क्या होगा? सर a + b + c/3 को उठाकर किस में रख दो? sin x में रख दो। तो a + b + c/3 ऑफ sin आ जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू yg। yg कैसे मिलेगा जी? ये रहा yg अपॉन 3। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर ये इक्वालिटी क्यों आई? उसका भी जवाब दे देते हैं। इक्वालिटी क्यों आई? उसका जवाब यह है, कई बार ट्राइंगल कि अगर तीनों वर्टिसेस कंसाइड कर जाएं, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस क्या कर जाएं? कोइंसाइड कर जाएं, तो ऐसा ट्राइंगल फिर एक पॉइंट बनकर रह जाता है और उस पॉइंट का सेंट्रॉइड जो होगा वो वहीं पर कंसाइड कर जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर ये तीनों पॉइंट कंसाइड कर जाएं, कब कर जाएंगे कंसाइड? 60 60 60 तीनों बराबर हो जाएं, ए बी, बी बी और सी भी तीनों 60 60 60 डिग्री हो जाएं, तो यह ट्राइंगल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा और उस पॉइंट, वो ऐसा ट्राइंगल पता क्या कहते हैं मैथ्स में? ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं डीजेनरेट ट्राइंगल। तो क्या बन जाएगा? डीजेनरेट ट्राइंगल बन जाएगा। अब जब वो ट्राइंगल जो होगा उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो भी उसी पॉइंट पर होगा, यानी उस केस में पी भी और जी भी सबके सब एक ही पॉइंट पर आएंगे, सबके सब एक ही पॉइंट पर आएंगे। अब बात समझ में आई? हाँ, तो उस केस में सेंट्रॉइड और पी दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उसे जी से मिलाएंगे तो उसी पॉइंट पर मिलेगी, और पी भी वही होगा, क्योंकि पी क्या था? उसको ऊपर ले जाने पर जहां वो ग्राफ को मिलती है वो पी था, लेकिन वहां तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, आई या नहीं आई? बोलो जरा बच्चों। देखो बेटा, उस केस में क्या होगा? अगर ये ऐसा, अगर यह ग्राफ ऐसा बन गया, ट्राइंगल डीजनरेट हुआ, तो यह सबके सब ये π/3, तो ट्राइंगल विल रिड्यूस टू अ पॉइंट। यही पॉइंट होगा a, यही पॉइंट होगा a, sin a, और यही पॉइंट हो जाएगा b, sin b, और यही पॉइंट हो जाएगा c, sin c, और यही g भी हो जाएगा, यही हो जाएगा g पॉइंट भी। तो दिस इज g, और यही हो जाएगा p, ये है g और यही p हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे पॉइंट से, यानी अलग अलग पॉइंट नहीं, दोनों सेम पॉइंट होंगे, तो yg yp बराबर हो जाएगा। यानी इक्वालिटी किस केस में होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वालिटी होल्ड्स इफ a equal to b equal to c is equal to π/3, that is triangle is equilateral। इक्विलेटरल कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ये मत सोचना, कई लोग ये सोच लेंगे ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। बेटा लल्लू, ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं, ए बी सी जिसके एंगल हैं वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होना चाहिए। ये तो ग्राफ पे बना ट्राइंगल है, ये अलग है। हाँ सर, ये क्लियर है? अगर एंगल इक्वल नहीं है, तीनों 60 60 60 नहीं है, तो भैया फिर इक्वालिटी नहीं आएगी, फिर तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। आई होप ये क्लियर हो गया। ये बच्चा पूछ रहा है yp कैसे लिखे, बताना जरा, yp कैसे लिखे? अरे बेटा लल्लू, अरे बेटा लल्लू, yp कैसे लिखे?
बेटा लल्लू जरा ध्यान से सुनना। क्या बेटा लल्लू, अगर यह कोऑर्डिनेट x1 हो तो बेटा लल्लू इस पॉइंट, और ये ग्राफ है y बराबर fx, तो बेटा लल्लू अपनी तेज खोपड़ी सोच के बता, बहुत तेज खोपड़ी से, कि y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा। सर y कोऑर्डिनेट ऑफ p सर f ऑफ x1 होगा, f में x1 रख दीजिए। हाँ बेटा लल्लू, ये ग्राफ किसका है? सर ये ग्राफ है साइन x का। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? सर a प्लस बी प्लस सी बाय 3। बेटा इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? उठा के ग्राफ में रख दीजिए, साइन x a प्लस बी प्लस सी x की जगह पर बाय 3, ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? ओहो ओहो, गांव में बिजली आ गई भाई। समझ में आ गया भाई? चलो ठीक है बेटा लल्लू, अब समझ में आ गया होगा। हाँ सर क्लियर हो गया है, सर क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लो जरा, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। चलो अब आगे। If a variable circle touches a fixed circle, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, then prove that the locus of the center of the variable circle is a parabola. क्या बोला बे? वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स्ड सर्कल। एक सर्कल को, ये एक फिक्स्ड सर्कल है, इस सर्कल को एक वेरिएबल सर्कल टच कर रहा है। टचेज अ फिक्स्ड सर्कल, टचेज अ फिक्स्ड सर्कल एंड अ लाइन, और एक लाइन को टच कर रहा है, एक लाइन को टच कर रहा है साथ में। तो प्रूव करिए, यानी यह क्या है? यह फिक्स्ड सर्कल है, यह फिक्स्ड सर्किल है, फिक्स्ड सर्किल। इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स्ड सर्किल एंड अ फिक्स्ड लाइन, है ना? हाँ फिक्स्ड सर्कल है बेटा ये। हाँ सर, तो उसका सेंटर भी फिक्स्ड होगा। हाँ सर, सेंटर फिक्स्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और ये है हमारा वेरिएबल पॉइंट P। हमें प्रूव करना है यह सर्कल इस तरह से चलता है कि हमेशा इसको टच करे और इस लाइन को। यहां टचेज अ फिक्स्ड सर्कल ऐसे लिख देते, एक्सटर्नली लिखा रहना चाहिए था, ज्यादा अच्छा था। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली and a fixed line prove that the locus of center of the variable circle is a parabola. हाँ is a parabola। तो चलिए देखते हैं, यह देखते हैं यहां पर हम प्रूव कैसे करें। यह डिस्टेंस, मान लो यह डिस्टेंस है r1, मतलब ये तो r फिक्स्ड है तो r मान लेते हैं, और इसका डिस्टेंस मान लेता हूं r, इसका रेडियस मान लेता हूं r1, r1। तो आप ये कह सकते हैं व्हाट इज एसपी? सर एसपी होगा, व्हाट इज एसपी? सर एसपी हो जाएगा r1 प्लस r, एसपी हो जाएगा r1 प्लस r। और आप समझते हैं यह लाइन भी कैसी है? यह भी एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन है सर, फिक्स्ड। हाँ सर, सो इट इज अ फिक्स्ड लाइन, यस इट इज अ फिक्स्ड लाइन। हाँ यह क्लियर हुआ। अब जरा देखें, आपके पास ये r, ये डिस्टेंस कितना है? सर ये डिस्टेंस है r1, यह डिस्टेंस है r1, दिस डिस्टेंस इज r1, ये पॉइंट था P, ये 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन से r की दूरी पर एक और लाइन बना लेते हैं पैरेलल। कितनी दूरी पर? r की दूरी पर। जैसे ही मैंने r की दूरी पर एक लाइन बनाई इससे, तो बेटा अब यह जो दूरी हो गई, यह जो दूरी हो गई, यह दूरी हो गई r। यानी हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट की जो कि r की दूरी पर है। अगर यह लाइन फिक्स्ड है तो फिर यह लाइन भी फिक्स्ड होगी, ठीक है ना? यह लाइन भी फिक्स्ड होगी। यह गिवन लाइन थी, गिवन फिक्स्ड लाइन, ये थी गिवन फिक्स्ड लाइन। कौन से वाली? ऊपर वाली गिवन फिक्स्ड लाइन थी। और ये क्या बन गई? कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड लाइन, कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड लाइन। क्यों फिक्स्ड लाइन क्यों होगी भाई? एक लाइन है वो गिवन है, उसके पैरेलल लाइन बनानी है r की दूरी पर, यह r हो गई, r की दूरी पर यह भी लाइन फिक्स्ड होगी। अब जरा देखो, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कहूं ये p, ये m है, तो pm कितना हो गया सर? pm हो गया r1 प्लस r। इसका मतलब sp बराबर pm, यानी कि s की p की दूरी s से और इस फिक्स लाइन से बराबर है। इसका मतलब लोकस ऑफ p इज अ पैराबोला, लोकस ऑफ p इज अ पैराबोला। उसका फोकस क्या होगा? फोकस हुआ इज
उसका फोकस क्या होगा रे? उस फोकस इज एस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन एल डैश। वो कौन सी लाइन हो जाएगी? एल डैश इज लाइन एल डैश, यानी कि यह वाली जो लाइन होगी यह तो हो जाएगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस हो जाएगा एस। सो दैट इज इट। आई होप ये क्लियर हुआ, आई होप यह क्लियर हुआ। हाँ सर, यह बात समझ में आई? पैरागोला हो गया बेटा? हाँ सर, ये फोकस बात समझ में आया। इसका फोकस बात कौन होगा? बोले एस होगा। ये लेटस एक्टम हो गया। कोई बोले कि इसका आप लेटस एक्टम बताओ, जो पी का लोकस होगा उसका लेटस एक्टम बताओ। तो बस क्या करोगे, एस से किसकी दूरी निकाल लेना? एल की दूरी निकाल लेना। एल डैश की ना निकालेंगे, एस से एल की दूरी निकाल लेना और रेडियस जोड़ देना। वो आ जाएगा ए की वैल्यू, डायरेक्ट्रिक्स 2a की वैल्यू। वो किसकी वैल्यू आएगी? 2a की। मान लो कल को कोई पूछ ले इस सवाल में, भैया डायरेक्ट्रिक्स इसके बाद लेटस एक्टम का लेंथ बता दो, तो लेटस एक्टम का लेंथ कैसे बताओगे? एस से एल की दूरी निकाल लेना, जो गिवन लाइन है और जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर से इसकी दूरी निकाल लेना। हाँ सर, और फिर उसमें रेडियस जोड़ देना, क्योंकि यह जो दूरी होगी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की, ये वाली दूरी, यह दूरी होती है 2a। फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी होती है 2a, और उसका दुगना कर देना। दुगना कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी लेटस रेक्टम। यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। दोबारा से देख लें क्या बोल रहा हूं। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, किसके ऊपर? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, यह है, तो यह जो दूरी होगी यह है, यह पॉइंट होगा जेड। आए जेड कैसे? जेड कैसे? इंडिया वांट्स टू नो जेड कैसे। जेड बेटा ऐसे, जेड मेरे बच्चे ऐसे कि यह जो लाइन होगी ना, यह एक्सिस होगी उस पैराबोला की। यह क्या बन जाएगी? एक्सिस। अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम। फोकस से गुजरती हुई डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो एस जेड जो होता है, याद करो ए मेरे बैच के बच्चों, जरा याद करो ये कहानी। सर ये जेड था? हाँ सर, यह 2a होता है, यह 2a होता है। तो तुम्हें एस जेड निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एस से ये दूरी निकाल लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ सर, उसमें आर जोड़ देना। हाँ सर, तो ये एस जेड आ गया, उसका 2 गुना कर देना, लेटस रेक्टम आ जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आई? यह बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। देख लो भाई, समझ में आ गया? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? तो पैराबोला कैसा दिखेगा? आया पैराबोला कैसा दिखेगा जी? पैराबोला कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा जी? पैराबोला कैसा दिखेगा? पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा जी। देखिए जी, कई लोगों को चुड़ैल के दर्शन करने में ज्यादा ही आनंद आता। अबे तेरी तो, कई लोगों को चुड़ैल के दर्शन करने में ज्यादा ही आनंद आता है, मतलब। बट ऐसा दिखेगा जी, ओहो, ऐसा दिखेगा जी, कुछ इस तरह से दिख जाएगा जी पैराबोला। सुंदर नहीं बना पा रहे हैं हम, कोशिश तो कर रहे हैं सुंदर बना दें, लेकिन बन नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसा दिखाई देगा जी। इसका फोकस वह होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा और ये ऐसा जाएगा जी। क्लियर है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? ये ले भाई, ये बन जाएगा। तो जब तुम समझ रहे हो, ये सर्कल जब मूव करेगा यहां से, हिलाइए सर्कल को। देखिए, हम चाहे हिला के दिखाते थोड़ा सा, देखो ये देखो बाबू, यहां आ जाएगा। थोड़ा बड़ा करेंगे सर्कल को, ठीक है सर, समझ रहे हैं। तो ये सेंटर उसका इसी पे मूव करेगा। चमक गया भाई अब तो? हाँ, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये है रहा एक और डाउट, ये रहा एक और डाउट। समझ गया भाई? हाँ, अब जरा ये देख लो,
Point P lies on this line, then which of the coordinates are farthest from the line at the distance of 10 units? भाई ये बच्चे ने मेल कर करके परेशान कर रखा, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो भाई देख लो एक बार, हमें ये डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। डीपीपी 6 स्ट्रेट लाइन डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा है पॉइंट P -1,7 लाइज ऑन दिस लाइन। यह पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो बहुत दुखी है कई लोग इस क्वेश्चन को लेकर। इस पर लाई करता है 1,-7, ठीक है। हाँ, और ये लाइन क्या है? 4x + 3y = 17। फिर कह रखा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फारदरेस्ट फ्रॉम द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम P। यानी P से 10 की दूरी पर जो भी पॉइंट्स हैं, P से 10 की दूरी पर जो भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों में इस लाइन से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन होगा? हिंदी समझ में आती होगी, चाहे कोई मंगोलिया से आया हो, चाहे चाइना से। क्या बोला? इससे 10 की दूरी पर, इससे 10 की दूरी पर जो भी पॉइंट्स होंगे, उनमें से इस लाइन से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन होगा, यह पूछा है। ठीक है भाई? हाँ सर, यह पूछा है। ठीक, बिल्कुल सर। तो पॉइंट है -1,7। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अराउंड एक सर्कल बना देते हैं। हम इसके अराउंड एक सर्कल बना देते हैं। कितने रेडियस का? बोलो ना जी। 10 रेडियस का। कितने रेडियस का बेटा? 10 रेडियस का। तो यह सर्कल है कितने रेडियस का? 10 रेडियस का। तो दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? 10 है। तो जितने भी पॉइंट से 10 की दूरी पर होंगे, वो सब इसी की बाउंड्री पर होंगे। हाँ सर, हाँ सर, सबके सब इसी बाउंड्री पर होंगे सर। बिल्कुल सर, इसी की बाउंड्री पर आएंगे सारे पॉइंट्स जो इससे 10 की दूरी पर होंगे। अब मुझे अपनी तेज खोपड़ी से सोच के बताओ, सबसे ज्यादा दूरी पर कौन से पॉइंट होंगे? यह होगा क्या जी? नहीं सर। यह होगा? नहीं सर। ई होगा का? नहीं सर। ई होगा। ई होगा सबसे ज्यादा दूरी पर। बिल्कुल सर। दिस इज द पॉइंट विच विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम -1, 7। यस सर। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, सपोज ये है Q, और ऐसा ही पॉइंट इसका भाई मिलेगा नीचे की दिशा में, क्या? Q'। तो मुझे Q और Q' चाहिए। आई नीड Q एंड Q'। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है सर। तो अब यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। क्या करेंगे? ये लाइन जो Q' है, जो Q' है, उसका सिलोप, इसका सिलोप कितना है सर? इसका सिलोप है -4/3। तो इसका सिलोप कितना होगा सर? इसका सिलोप होगा 3/4। जी सर। अब क्या करोगे? Q' की इक्वेशन लिखोगे। Q' कैसे लिखोगे? x -1 y -7 अपॉन कोस थीटा। बेटा यह है tan थीटा। और 9वीं पास हो तुम लोग, तो ये लिख लोगे 4/5। इसको लिखोगे 3/5 इक्वल टू +-10। +10 ऊपर और +10 नीचे, काम खत्म। क्लियर हो गया? हाँ सर, यह बात समझ में आ गई? यह बात क्लियर हो गई? यह बात क्लियर हो गई भाई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। चमक गया भाई? बिल्कुल चमक गया। ये क्वेश्चन चमक गया है। हाँ चलो आ जाओ, अगला प्रॉब्लम। अब अगला प्रॉब्लम, अब अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। अब अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। अगला प्रॉब्लम जो दे रखा है, अगला प्रॉब्लम जो दे रखा है वो यह है, समेशन ऑफ 4 समेशन लगे। ओहो, दिमाग खराब हो गया, 4 समेशन लगे हैं। ठीक है, तो यहां लगा है 1 समेशन, 1 समेशन, 2 समेशन, 2 समेशन 4। तो क्या है भाई? कहाँ गया समेशन? 0i_j_k_l उतरेगा 0i_j_k_l n और n, ये लिखा है भाई। ठीक है, हाँ, ये बात क्लियर है?
ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब जरा यह देखो, 4 मॉड लगाकर वह डरा रहा है, डरना मना है। यह एन तो कांस्टेंट है, क्यों? यहां समीशन लगा आई जे के एल के ऊपर, तो एन तो कांस्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट लिमिट है, तो एन कहां जाएगा? बाहर। तो बेटा एन को तो लिख दो बाहर। बोले तू हट साइड में। अब हम इससे निपटते हैं, अब हम इससे निपटते हैं। निपटे हैं? हाँ सर। यह है 0, यह है आई, यह है जे, यह है के, और यह है एल, और यह है एन, और यहां बच गया 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ में जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। क्लियर है बात? यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। तो अब जैसे यह लिखा, आप पहले यह समझो, डबल समेशन में अगर लिखा हो 0 आई लेस देन जे लेस देन 3, और यहां मैं कुछ भी लिख दूं, मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं ए आई जे या एफ आई जे, एक फंक्शन लिख देता हूं आई और जे का। तो पहले आप आई को रखोगे 0, आई को यहां 1 रख लेता हूं, चलो और भी आसान कर देता हूं, आई को रख लेता हूं 1 रखा, बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या आएगा? फिर इसमें आएगा एफ, आई को रखा 1, जे उससे बड़ा, तो F12 हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे लिख लो यार, एफ आई जे ले भाई। और अच्छा, तो F12, हाँ सर, आई को 1 रखा, जे क्या हो सकता है? F13। फिर अगला क्या हो सकता है? F23। 1 आई को रखोगे अब 2, आई को रखोगे 2, तो 2 3 आई 2 3, देख लो ये आएगा। हाँ सर, 3 नंबर आएंगे। हाँ, आई को 1 रखा, जे उससे बड़ा होना है, तो जे 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। फिर आई को रखा 2, आई को रखा जब 2, तो जे सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है, वह है 3। तो कितने एलिमेंट्स आए सर? 3 एलिमेंट्स आए। 3 एलिमेंट्स कैसे आए सर? 2 एलिमेंट के पेयर बनते चले गए। 2 नंबर रखने थे। हाँ, नंबर कितने थे? 1 2 3, 3 नंबर थे। आप 3 में से कोई से भी 2 चुन लो। 3C2 चुन लिया? हाँ सर, चुन लिया। मान लो आपने चुने 1 और 3, तो बेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया। हाँ सर। फिर अगर आपने 3C2 में मान लो चुना 2 और 3, तो 2 3 वाला एक एलिमेंट मिल गया। हाँ सर। 1 3, अगर आप 1 और 3 चुनते तो F13 मिल गया, F23 मिल गया। अगला हो सकता था 1 2 चुन लिया तो F12 मिल गया। यानी कहने का मतलब है, यह जो नंबर्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, 1 2 1 3 2 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 नंबर। अगर कल को 3 का सम लगा रहता तो 3 में क्या होता? यह नंबर 3 होते और सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते। अगर मैं तुम्हें कहूं 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, इसमें बोलूं मैं 3 नंबर मुझे अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बताओ कितने तरीके से अरेंज करोगे सर? 10C3 10C3 10C3। क्यों? जैसे तुमने 3 नंबर चुने, उनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका होगा। एक तरीका क्यों होगा? जो सबसे छोटा है वो पहले, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा अरेंज करने का असेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ में आई? यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हुई? यह बात क्लियर हुई? यह बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। यह हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसा ही होगा, असेंडिंग में भी सेम होगा और डिसेंडिंग में भी सेम होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो दोनों में सेम होगा। हाँ सर, यह बात तो क्लियर है। तो बेटा अब जरा देखो यहां कितने नंबर हमें अरेंज करने हैं सर? 0 से लेकर n तक कितने नंबर हो गए? n+1। और उनमें से कितने नंबर को अरेंज करना? 1 2 3 4, बढ़ते हुए क्रम में। तो कितनी टर्म्स आएंगी सर? ये आ जाएंगी NC4 टर्म्स आ जाएंगी। कितनी टर्म आएंगी? NC4। यानी 1 कितनी बार लिखा जाएगा? n+1C4, n+1C4। तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा? n+1C4 बार 1 लिखा जाएगा। तो उसका सम कितना हो जाएगा सर? n+1C4 × 1। खोपड़िया के ऊपर से गया, खोपड़िया के ऊपर से गया। ये बात समझ में आई? n+1C4। ऐसा क्यों? इसको जब आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n+1C4। और 1 को अगर तू 2 बार लिखता है तो सम आता है 2 × 1। 2 बार लिखा तो 2 × 1। 1 को 3 बार लिखता है तो सम आता है 3 × 1। तो 1 को जब तू n+1C4 टाइम्स लिखेगा तो सम क्या आएगा? n+1C4 × 1। खत्म बात। अब ये आया समझ में? ये बात क्लियर हुई? हाँ,
ये बात क्लियर हुई? लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया ढंग से, है लास्ट वाला पार्ट में दिक्कत आ रही है। तो बेटा जब यहां तू अरेंज करेगा आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन एल, तो इसका मतलब क्या है, इनको एक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेगा, आई फिर जे फिर के और फिर एल, बढ़ते हुए क्रम में। कितने नंबर्स को? 4 नंबर को। कितने नंबर्स में से? n+1 नंबर्स में से। 0 से n तक कितने नंबर होते हैं? n+1। उसमें 4 नंबर को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। हाँ, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। एक बच्चा पूछ रहा है n+1 कैसे? बेटा नुन्नू कुमार, 0 से n तक, 1 से n तक बेटा नंबर होते हैं n। और देखो इंजीनियर साहब, उसमें 0 भी आ गया, तो बेटा नंबर कितने होंगे? n+1 सर, n+1। ये बात समझ में आई? n+1। n क्यों बाहर आया? हे भगवान, एक चीज बताओ, एक था बेटा नुन्नू कुमार और एक था बेटा चुन्नू कुमार। चुन्नू कुमार की शादी थी, चुन्नू कुमार की शादी थी। चुन्नू कुमार के साथ नुन्नू कुमार उसका पक्का दोस्त था, इसलिए हर जगह हर रस्म में वो एक साथ बैठे थे, हर रस्म में एक साथ थे। बिल्कुल सर, हर रस्म में एक साथ थे, चाहे वो हल्दी लगाना हो, चाहे वो उसको शेरवानी वगैरह पहनना हो, हर चीज में नुन्नू कुमार चुन्नू कुमार की मदद कर रहे थे। लेकिन जब बात फेरों की आई तो शादी किसकी थी? सर चुन्नू कुमार की। तो बेटा नुन्नू कुमार क्या फेरों में बैठेंगे साथ में कि बाहर आ जाएंगे? सर बाहर आ जाएंगे या साथ में बैठ जाएंगे? नहीं सर, साथ में तो नहीं बैठ सकते, बहुत दिक्कत है सर, उसमें तो नहीं बैठ सकते। तो बेटा यहां एन फॉर नुन्नू कुमार। शादी किसकी है? सर चुन्नू कुमार। ये दिख रहा है चुन्नू कुमार। शादी किसकी है? चुन्नू कुमार होगी। और ये कौन है? नुन्नू कुमार। तो बेटा बाहर ना आ जाएंगे। अबे समेशन लगा आई जे के एल के ऊपर, एन के ऊपर समेशन नहीं लगा। हाँ, अब यहां पर अगर मान ले यहां लिखा होता 100, मान ले यहां 100 लिखा होता और यहां पर लिखा होता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ना, यहां तक जाना है, तो यहां पर अगर 100 लिख देगा तू, यहां 100 लिख देगा तो 100 कहां आएगा? सर बाहर आ जाएगा। ओहो, अब समझे, यानी वो लास्ट इंडेक्स है, कांस्टेंट इंडेक्स, जहां तक जाना है। तो यहां 100 लिखा है तो यहां 100 होगा, तो ये 100 आगे आ जाएगा। हाँ, अब दिमाग में भी, अब खोपड़ी में बिजली आई। अब क्लियर हुआ भाई? हाँ भाई, अब क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? हाँ सर, अब क्लियर हो गया है, अब समझ में आ गया है। समझ गया भाई? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दें, कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। समेशन में सिलेक्शन कैसे? हे भगवान, हे भगवान। अभी तो बताया था बेटा नुन्नू कुमार 1 2 3 3 नंबर हो और आई जे और के लेस देन लिखा हो, तो उसका मतलब क्या है? आपको पहले आई को 1 फिर जे को 2 और 3 रखना है। तो आपने अभी देखा कि 3 नंबर अरेंज हो रहे हैं, किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक तरीके से 3 नंबर में से 2 का चुनाव हो रहा है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट 1 तो हमने कर लिया था। कभी कभी मैं देखता हूं दुनिया में कितने अनपढ़ लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। हमने कल हाईलाइट 1 की, हाईलाइट 2 मैंने कल नहीं बताई। तो कई बच्चे मेल लिखते हैं कि सर प्लीज हाईलाइट 2 बता दीजिएगा, आज आपने नहीं बताई है सर, उसे छोड़ना मत। अरे भैया, जब आज नहीं बताई, वहां लिखी थी हाईलाइट 2, अगले दिन बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए मतलब तुम्हें लिखना पड़ा, मतलब दिमाग अकल से पैदल हो क्या भाई? हाँ, अकल से पैदल हो। जब 1 बता दी और 2 वहां लिखा था और नहीं बताई, तो इसका मतलब कब बताएंगे? कल बताएंगे। फिर भी मतलब प्लीज बता दीजिएगा सर, भूलिएगा मत, प्लीज बता दीजिएगा। अबे बता जरा ये देख लो भाई। तो आइए देखें, एनी टेंजेंट टू पैराबोला एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस मीट ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये फालतू में पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, चलो आओ देखें। हाईलाइट 2 की बात करते हैं। हाईलाइट 2, हाईलाइट 2 सिर्फ इतना सा है कि अगर आप
एक पैराबोला ले लें जी सर, और उस पर कहीं पर एक टेंजेंट बना लें, कहीं पर भी आपने एक टेंजेंट बना ली, सपोज यू हैव ड्रॉन अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और फिर आप यहां कहीं उसका फोकस है, यहां कहीं फोकस है, और यह है टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स, थोड़ा ठीक कर लो, हाँ फार रख लो, हाँ सर ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। और फिर आप क्या करें, यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन दिस टेंजेंट, आप इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कहां से, फोकस वहां से, फोकस वहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यू हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, तो जो उसका फुट होगा वो हमेशा टीएवी पर लाई करेगा। तो क्या कहा गया है इसमें, यह कहा गया है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें फोकस पर, फोकस से किसी भी टेंजेंट पर, क्योंकि टेंजेंट तो बहुत सारी बन सकती है, जैसे मान लो एक टेंजेंट कोई कहे सर इधर भी तो बना ले, कुछ भी बना लो भाई, कहीं भी बना लो टेंजेंट, मान लो किसी ने टेंजेंट यहां बनाई, सपोज दिस इज द टेंजेंट, सपोज दिस इज द टेंजेंट, and again you decide to drop a perpendicular on it from the focus, then this foot will always lie on the point where it crosses the tangent at vertex। तो बात समझ में आई, यानी कुल मिलाकर हिंदी में निचोड़ यह है, पैराबोला पे कोई भी टेंजेंट बना लो और फिर फोकस से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर का जो फुट होगा यानी परपेंडिकुलर जहां बनेगी वह उस पॉइंट पर बनेगी जहां पर वो टेंजेंट टीएवी को कट कर रही होगी। हाँ सर, तो द फुट लाइज ऑन द टीएवी, द फुट लाइज ऑन द टीएवी, और ये क्या है, टेंजेंट है। ये बात समझ में आ गई, यह बात क्लियर हो गई, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर। अब जरा देखो, मान लेता हूं ये टेंजेंट है, y इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब मुझे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये पॉइंट क्या है, a कॉमा 0, मान लेता हूं ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, हाँ सर। अब मुझे प्रूव करना है ये अल्फा कॉमा बीटा किस पर लाई करता है, टीएवी पर, तो कैसे प्रूव करेंगे सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की विधि हमें पता है, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस 0 बटे बटे टेंजेंट क्या है सर, टेंजेंट है x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां तो आ गया 1, यहां आ गया माइनस टी और यहां आ गया इक्वल टू, ये पॉइंट उठाकर माइनस ए कॉमा 0 इसमें, ए कॉमा 0 इसमें रख दो, तो a प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, बिल्कुल सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, आगे लगेगा माइनस, बिल्कुल। और मैं साथ साथ इसकी इमेज भी निकाल रहा हूं, इमेज, तो एक बार -2 के बराबर रख देता हूं, a इंटू 1 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या निकलेगा, इमेज निकलेगा, इमेज, ठीक है। एक बार तो इसके बराबर रख लो, तो सर यहां जरा इसको देखो, अल्फा माइनस ए अपॉन 1 बीटा माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ए, और यहां आ जाएगा माइनस का 2a, समझ गए होंगे, ए कॉमन, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, बिल्कुल सर। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो यहां से क्या मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से क्या मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यहां से क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट से, किस वाले पार्ट से, अगर मैं इसको इसको और इसको तीनों को उठा लूं, यहां इसको इसको और इसको, तो यहां से क्या मिलेगा सर, इमेज ऑफ एस, यहां से क्या मिलेगी, इमेज ऑफ एस। तो चलो देखते हैं, पहले इसकी बात कर लें, बिल्कुल, तो इसकी बात करते हैं, तो अल्फा बराबर अल्फा माइनस ए बराबर माइनस ए, बीटा बटे माइनस टी बराबर माइनस ए, तो यहां से आ गया अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर ए टी, तो दिस इंप्लाइज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, कितना आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस आ गया, फ्रॉम फोकस वो क्या आ गया सर, वो आ गया 0,80, 0,80 ये किस पर लाई करता है, लाइज ऑन टी ए वी, लाइज ऑन टी ए वी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स ही वाई एक्सिस होती है,
टेंजेंट एट वर्टेक्स ही वाई एक्सिस होती है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ही वाई एक्सिस होती है, तो आपके पास वाई एक्सिस पर हर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो ये पक्का किस पर लाई करेगा, टीएवी पर लाई करेगा, हेंस प्रूव्ड। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। और अगर हम इमेज की बात करें, लेट अस टॉक ऑफ इमेज नाउ। अगर मैं इमेज की बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ द इमेज, लेट अस टॉक ऑफ इमेज, तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज में क्या होगा सर, अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू -2a, तो इमेज की बात कर रहा हूं, अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू -2a, बीटा अपॉन -t इज इक्वल टू -2a, तो अल्फा बराबर -a, हाँ सर, और बीटा बराबर 2at, तो इसका मतलब इमेज ऑफ s इन टेंजेंट, इमेज ऑफ s इन टेंजेंट, टेंजेंट में इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -a, 2at, और ये किस पर लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर हर वो पॉइंट लाई करता है जिसका x -a हो, जिसका x कोऑर्डिनेट -a हो, तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। तो निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ यह हुआ कि अगर हम फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालें, तो उसका फुट हमेशा किस पर लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करता है। और दूसरी चीज हमने यहां यह भी सिद्ध कर दी कि अगर हम इसका इमेज लें, किसमें, टेंजेंट में, फोकस का इमेज लें, फोकस का इमेज लें टेंजेंट में, तो वो इमेज किस पर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा। क्या यह सब पैराबोला के लिए वैलिड है? यस, इट इज वैलिड फॉर ऑल द पैराबोलाज। तो पहला पॉइंट देख लें जरा, पहला पॉइंट अच्छे से पढ़ लें, क्या लिखा है पहला पॉइंट, एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस मीट ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। हाँ सर, दैट इज द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी वेरिएबल टेंजेंट टू द पैराबोला इज इट्स TAV। क्या होना चाहिए, इज इट्स TAV, क्या होता है, इज इट्स TAV, उसकी TAV होती है भाई, इज इट्स TAV। तो ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया, हाँ सर, यह दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया, इमेज ऑफ फोकस इन एवरी टेंजेंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। यस, ये बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई, हाँ सर, यह क्लियर हो गया। फिर उसके बाद PS इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे सर, AT² 2AT, और S डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आए, देखो बेटा याद करो, वो आए थे -a, 2AT, ये S डैश के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इस S डैश के, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, -a, 2AT, देख लो यहां आए, ये क्या है, दिस इज S डैश, ये S डैश के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -a, 2AT, और अब आप खुद देखो इसका स्लोप कितना हुआ, तो इसका स्लोप हुआ 0, y2 - y1, तो ये किसके पैरेलल है, एक्सिस के। तो ध्यान रखें, PS इज पैरेलल टू, PS डैश इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये किसके पैरेलल होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल होगी। ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हो गई। तो यह दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, यू शुड रिमेंबर दीज टू थिंग्स। चलिए, तो निचोड़ क्या हुआ भाई, निचोड़ बस यह हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इसलिए मैं निचोड़ भी बता दूं। निचोड़ यह हुआ, हमने कल H1 में दो चीजें पढ़ी थी, तुम बस हाईलाइट याद रखो, भले ही तुम उसका प्रूफ तो हम कर सकते हैं, प्रूफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, खुद ही हो जाएगा, एक क्वेश्चन की तरह ही है। तो कल हमने जो हाईलाइट 1 पढ़ी थी बेटा, वो यह थी कि जो भी हिस्सा पैराबोला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कटता है, किसका, टेंजेंट का, वो हिस्सा फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। कल यह प्रूव किया था, हाईलाइट 1, H1, हाईलाइट 1, ये कल हमने पढ़ी थी। ये रहा निचोड़। हाँ सर, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो हिस्सा आता है वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, पहली हाईलाइट। और आज जो हाईलाइट हमने पढ़ी वह कुछ इस प्रकार से है कि बेटा यह पैराबोला, इस पर किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट बना लो, किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट बना लो, किसी भी पॉइंट पर, और फिर आप इसके ऊपर फोकस से परपेंडिकुलर डालो। आप इसके ऊपर क्या करो, फोकस से परपेंडिकुलर डालो। तो ये हो गई हमारी टीएवी। हाँ सर, इसको सॉलिड लाइन बनाते हैं यार। ये है हमारी टीएवी। यस सर, दिस इज आवर टीएवी। और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला फोकस से, तो फुट जो है उसका हमेशा वो कहां मिलेगा, टीएवी पर। वो कहां मिलेगा, टीएवी पर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर from focus on tangent lies on TAV, ये याद रखो। और दूसरी चीज ये, अगर इसका इमेज ले लें एस का इसी टेंजेंट में, तो जो इमेज लेंगे वो किस पर लाई करेगा सर, इमेज विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इमेज किस पे लाई करेगा भाई, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ा लें और इसका इमेज ले लें तो ये इमेज डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। एस डैश क्या है, इमेज ऑफ एस इन टेंजेंट, ये किस पर लाई करेगा, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर, यह क्लियर हो गया। तो यह हो गया भाई पूरा निचोड़ दोनों चीजों का। अब तो समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। इतने के बाद तो मतलब हर इंसान को समझ में आ जाती है, ठीक है। बस शैतान की समझ में नहीं आती, इंसान की तो समझ में आ जाती है बेटा, और तुम इंसान ही हो। हाँ सर, आ गई है सर समझ में। यह 2 प्रॉपर्टी हो गई बेटा, याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गई। हाँ भाई बोलो। चलो इसके बाद ये बात क्लियर है। हाँ सर, यह बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट नंबर 3 यह है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों की दोनों डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये फोकल कॉर्ड है? हाँ सर, ये फोकल कॉर्ड फोकस से गुजरती हुई, इसके एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट है P और एक एंड पॉइंट है Q। इस पर टेंजेंट बनाई, यह दोनों की दोनों हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? बहुत सिंपल सा कारण है बेटा। ये पॉइंट है T1 और यह पॉइंट है T2। तो बेटा मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, टेंजेंट की इक्वेशन होती है Ty इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, और इसका स्लोप होता है 1/t। कहां बनी होती है? ड्रॉन एट, कहां बनी हुई है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इसका? AT स्क्वायर 2AT। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ सर, तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं तुमसे, कि क्या पूछूं कि P पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, सर वो होगा 1/T1। MP कह दूं? हाँ सर। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q वो हो जाएगा 1/T2। और बेटा व्हाट इज MP इंटू MQ? सर वो हो जाएगा 1/T1 T2। लेकिन फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 कितना होता है? फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 होता है। फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 फॉर फोकल कॉर्ड यह भी हमें मालूम है, T1 T2 बराबर -1। हाँ सर, यह बात हमें मालूम है। बिल्कुल सर, ये कितना होता है? -1। इसका मतलब यह हो गया 1/-1 यानी कि -1। यस, तो इसका मतलब यह हुआ टेंजेंट एट P
is perpendicular to tangent at Q, to tangent at Q। और बेटा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल, जिस पर हर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मिलती हैं। यस सर, इसलिए दोनों की दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगी? डायरेक्ट्रिक्स पर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, टेंजेंट एट पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट क्यू, दिस इंप्लाइज दे इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्टर सर्कल, दे इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्टर सर्किल which is directrix। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हो गई। हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, यह बात समझ में आई। अब जरा देखो दूसरा जो आगे लिखा है, अगर मैं इस फोकल कॉर्ड को डायामीटर लेकर एक सर्कल बना लूं, फोकल कॉर्ड को डायामीटर लेकर, तो बेटा ये डायामीटर है, ये 90 डिग्री है, तो सर्कल यहीं से जाएगा। हाँ सर, सर्कल यहीं से जाएगा, तो यह सर्कल जो बनेगा यह डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, यह डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। हाँ भाई जरा बोल दो। क्लियर है बात? हाँ सर, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। यह बात मैं प्रूव नहीं कर रहा, अगर आपको प्रूव करनी है तो एक काम कर सकते हैं, यह सर्कल का इक्वेशन लिख लो और उसको x इक्वल टू -a के साथ सॉल्व करो, x की जगह -a रखो, जो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी y में उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से समझ में आता है कि यह सर्कल हमेशा इस डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो क्या बताया मैंने इसके प्रूफ में, कि अगर आपको प्रूव करना है ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, वैसे तो ये डायामीटर लिया इसको हमने, सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज डायामीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, किसको टच करता है? डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। क्यों? अगर आप इसको डायमीटर लेकर सर्कल बनाएंगे 90 डिग्री, तो सर्कल यहां से जाएगा पक्का, तो पक्का ये डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा? टच करेगा। इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए, हाँ इस बात को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बात को प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा कि आप इस सर्कल की इक्वेशन लिखो और उसको डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व करो, x बराबर -a के साथ सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे, हाँ फिर जब सॉल्व करोगे तो d बराबर 0 आ जाएगी, d बराबर 0 आ जाएगा। भाई दीपावली पर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर आएंगे, ठीक है? दीपावली पर एक बच्चा पूछ रहा है, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। अब जरा यहां देख लें। सर इतना डिटेल में थोड़ी आता सर आईआईटी में, आईआईटी इतना डिटेल थोड़ी पूछता है सर, आईआईटी में नहीं आता सर इतना डिटेल। देख ले बेटा, जेईई एडवांस 2013 में आया है, जेईई एडवांस 2013 में आया है, हाँ जेईई एडवांस 2013 में आया है, वह देख लें। जेईई एडवांस 2013 में, जेईई एडवांस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम कोर्स के एंड में करवा लेंगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिलेबस में है भी नहीं, वो सिलेबस में है भी नहीं आईआईटी जेईई के। और अगर आप कहोगे तो बीच में अपलोड कर देंगे, हर संडे को एक लेक्चर अपलोड कर दिया करेंगे, फिर जब कोर्स खत्म होगा उसके लास्ट में हम आपको एसओटी अपलोड करा देंगे। आई थिंक ये सही है। यस हाँ चलो भाई, क्लियर है बात? हाँ अब जरा इधर आ जाओ। लास्ट में ही कर देंगे यार, लास्ट में ही कर देंगे, क्योंकि वो कोर्स में है भी नहीं, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम कवर कर चुके। कैपिटल आर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, बस इनका प्रूफ आपको एसओटी में लास्ट में मिल जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। यस चलिए आइए, अब जरा ये आ जाओ। पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax।
द टेंजेंट, देखो क्या लिखा है, पी क्यू क्या है, देखो वो आ गया क्या, हाँ सर हाईलाइट आ गया एग्जाम में, क्या यह पी क्यू है और ई का है, ई फोकल कोडवा है, समझ रहे हैं, हाँ सर समझ रहे हैं, ई का है, ई फोकल कॉर्ड है, समझे जी, समझ गए जी, ये पी और क्यू, ठीक है, हाँ सर ये पी है ये क्यू है, और यह दोनों की दोनों के एंड पर हमने टेंजेंट वहां बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं, टेंजेंट बनाए हैं, तो हम टेंजेंट एक यहां बनाए हैं, एक क्यू पर बनाए हैं जी, क्लियर है सर, एक यहां बनाए हैं, ठीक है। अब पैराबोला देखो परफेक्ट बना नहीं है, जब पैराबोला परफेक्ट बना नहीं है तो हमसे ये उम्मीद मत करिएगा कि यहाँ 90 डिग्री आपको दिखाई देगा, लेकिन मन में रही भावना जैसी प्रभु दर्शन दिए ताके वैसी, ऐसा कुछ है एक, तो बेटा यहाँ यह है और यह कहाँ लाई करेगा सर, यह लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पर, अभी अभी बताए हैं हमारे सर। लेकिन आईआईटी क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू, पी पर और क्यू पर, पी क्यू क्या है फोकल कॉर्ड, पी पर और क्यू पर बनी हुई टेंजेंट्स मीट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, वो तो कह रहा भाई ये दोनों तो एक ऐसे पॉइंट पर मीट करते हैं जो कि इस लाइन पर लाई करता है, यानी कि यह जो बिंदु है, क्या कौन सा बिंदु, यह जो बिंदु है यह एक और लाइन पर लाई करता है, यह लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस a, y इक्वल टू 2x प्लस a, यह बात क्लियर हुई, ठीक है भाई, यह बात समझ में आई या नहीं, यह बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ यह बात समझ में आई, बिल्कुल सर यह बात समझ में आ गई। तो अब जैसी यह बनी, ठीक है, यह बन गई भाई, बिल्कुल, तो यह वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो -a होगा, तो क्लियरली x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू -a। अच्छा पूछा क्या, पहले वो तो देख लो, पूछा है इफ द कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर यह कॉर्ड वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड करती है, थीटा, कितना, थीटा, तो पूछ रहा है ये थीटा बताइए, टैन थीटा बताइए, आपको क्या बताना है, टैन थीटा, इफ कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स देन टैन थीटा इज, पूछ रहा है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, स्पीड लो भाई चेंज कर देते हैं, चलो ठीक, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ r इज पक्का हाउ मच, -a, यस सर, तो यह इस पर भी लाई करता है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू 2x ऑफ r प्लस a, तो हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट आया है, फिगर गलत ना हो गया है जी, हाँ जी, तो वाई आर कितना, नहीं सर सही है, -2a प्लस a, अरे सही है बिल्कुल, वाई आर हो गया है -a, थोड़ा सा गलत हो गया है, पॉइंट नीचे आएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि डायग्राम पहले बनता है, कैलकुलेशन बाद में आई है यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल, तो कैलकुलेशन करने के बाद जब डायग्राम बनाते तो परफेक्ट बनता है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं आर के कोऑर्डिनेट आ गए -a, -a, ये आ गए आर के कोऑर्डिनेट्स, इसको निकाल के करना क्या है हमको, हमें तो वो चाहिए पी क्यू, ये वाला एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T2, ठीक है भाई, हाँ सर ये है, ठीक है, ये आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -a, a, और भी कोई पार्ट है क्या, जरा देखना, एक पार्ट और है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू भी पूछा है भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू भी पूछा है, तो दो चीजें पूछी हैं हमसे, क्या पूछी हैं हमसे, दो चीजें, एक तो पूछा है पी क्यू ये जो एंगल थीटा बनेगा ये कितना बनेगा, और दूसरा बात पूछा है, दूसरा बात क्या पूछा है, दूसरा बात हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू भी पूछा गया है, तो अगर मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, मैंने ये पॉइंट आर तो निकाल लिया, -a, a, ठीक है, तो इफ आई गॉट दिस पॉइंट, तो फिर क्या करें भाई, अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल ढूंढना है, वी हैव टू सर्च फॉर दिस एंगल, ठीक है, देखते हैं, और ये टेंजेंट है मेरे पास, ठीक है,
और टी है, ठीक है, वो भी ठीक है। तो कॉर्ड पे फोगल कॉर्ड है, फोगल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनी हुई टेंजेंट्स हैं, ठीक। और मुझे क्या चाहिए, आई नीड दिस एंगल थीटा। अब जरा सोचो भाई, अब जरा सोचो, हाँ अब जरा सोचो, हाँ अब जरा तुम सोच लो जरा। सर हम कहाँ सोचेंगे, हम तो नहीं सोचते हैं। तो बेटा एक चीज बताओ, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? सर ये है ए टी टू स्क्वायर, इसका स्लोप कितना होगा? एस क्यू का स्लोप। हमें क्या चाहिए था? टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू मीट दिस इन दिस, देन tan थीटा। द कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स, देन tan थीटा। हमें tan थीटा चाहिए, तो ये a मान लेते हैं। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए क्यू? The slope of AQ will be 2 upon T2. And what is slope of AP? So it will be 2 upon T1. और अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। तो जो एंटी क्लॉक घूमेगा, ओहो अब वो बात काम आएगी। हाँ, अब जो एंटी क्लॉक घूमेगा उसे माइनस में लेंगे। अब जो एंटी क्लॉक घूमेगा उसे हम माइनस में लेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ ये बात क्लियर हुई, यस। तो फिर अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल, देन दिस एंगल कैसे मिलने वाला है? ये एंगल, तो ये एंगल मिलेगा tan थीटा बराबर, कितना लिखूं भाई जल्दी से बताओ। तो tan थीटा लिखेंगे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 2 अपॉन T2, 2 अपॉन T1 माइनस 2 अपॉन T2, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 4T1, 2T1 अपॉन 2T2, 2T1 इंटू 2T2। क्या यूज किया हमने? हमें ये एंगल निकालना है, तो यह एंगल कैसे मिलेगा? यह एंगल, ये वाला एंगल जो मिलेगा हमको कैसे मिलेगा? यह वाला एंगल हमें मिलेगा इसका नेगेटिव लेकर, मतलब ये नेगेटिव में रहेगा स्लोप। बिल्कुल सर। तो फिलहाल अपने पास क्या आ गया सर? अपने पास आ गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इंटू 2 अपॉन T1 T2 प्लस 4, T1 T2 प्लस 4। देखियो भाई यही आएगा, M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2। हाँ ये बात क्लियर हो गई, हाँ यह क्लियर हो गया। ये कितना हो गया? यह हो गया, दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 2 T2 माइनस T1 अपॉन माइनस 1 प्लस 4। तो 2/3 T2 माइनस T1, 2/3 T2 माइनस T1, यही आ रहा है भाई? हाँ सर यही आ रहा है। अब T2 T1 में हमें एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब हमें T2 T1 में एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, यस। तो क्या करें? हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, क्या क्या करें भाई बोलो? तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें इस पॉइंट T1 पर, बिल्कुल। और फिर उसको हम पास करा दें कहां से? माइनस ए कॉमा माइनस ए से। हाँ तो हमें ये T1 का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर पासिस माइनस ए कॉमा माइनस ए, पुट करो माइनस ए टी माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये ए तो गयो, हाँ सर गयो। तो क्या आ गया? टी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जो इसकी रूट्स होंगी वो पक्का T1 और T2 होंगी। आए ये कैसे? हाँ जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सोच लो। हमने क्या करा? हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी और उसे कहां से पास करा दिया? माइनस ए कॉमा माइनस ए से। और जब माइनस ए कॉमा माइनस ए से पास करा तो टी में क्वाड्रेटिक बनी, खुद देख लो अपनी आंखों से। गणित क्या प्यारा सब्जेक्ट है, यानी गणित कह रहा भैया इससे पास होने वाली एक नहीं 2 टेंजेंट होंगी। और वो कौन होंगी? एक तो T1 पर बनेगी और एक T2 पर बनेगी। अर्थात जो इसके रूट आएंगे वो आएंगे T1 और T2, वो आएंगे T1 और T2। ये बात क्लियर हो गई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। ये बात समझ में आई? यस ये क्लियर हो गया। हाँ तो अपने पास देख लो भाई, एक बार जरा अच्छे से देख लो, ये आ रहा है, एक बार अच्छे से देख लो। 2 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, देख लो भाई यही आ रहा है, सब कुछ सही है अभी तक? हाँ
तो अब जरा देखो T1 इंटू T2, यहां से अगर मैं आपसे डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछूं, T2 माइनस T1 का मॉड, T1 माइनस T2 का मॉड, ये क्या होगा सर? T1 माइनस T2 का मॉड होगा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -4 T1 T2। जी सर, और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर तो सर है 1 1, और T1 T2, यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक से क्या आया? माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ माइनस बनाना चाहिए था यार। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, हाँ, और ये माइनस ए कॉमा माइनस ए से पास करती है, तो हमने माइनस ए पुट किया, तो माइनस ए पुट किया तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 यही आ रहा है। और T1 T2 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? जरा देखना भाई, ये पॉइंट सही लिखा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए होगा, तो -2a, हाँ सर माइनस ए कॉमा माइनस ए ही आ रहा है, ये तो ठीक है। तो y की जगह हमने रखा माइनस ए, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 आएगा लल्लो, अरे बाप अरे बाप, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 आ रहा है भाई, देख लो एक बार, लो यहाँ लिखा माइनस टी माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिखा है बेटा, ये बच गया? हाँ सर, देख लो आराम से कैलकुलेशन, हाँ सर ये बच गया। अब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 का स्क्वायर, ये तो -1 और ये +4, ये आ गया √5, ये चमक गया भाई, देख लो जरा एक बार जरा देख लो। हाँ सर ये है, क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, कब से कह रहे हो तुम? ठीक है, तो ये आ गया √5, ठीक। अब जब ये √5 आ गया, दिस कम्स आउट टू बी √5, ये √5 आया। अब T1 माइनस T2, ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। व्हाई नेगेटिव? T1 ऊपर है, T2 नीचे है, फोकल कॉर्ड एक पॉइंट ऊपर होगा एक पॉइंट नीचे होगा, हाँ सर, तो ये नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगी? नेगेटिव के साथ, तो -T1 माइनस T2 इक्वल टू √5, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई -√5, T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई -√5, सो फ्रॉम 1, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 tan थीटा की वैल्यू आ गई -2√5 अपॉन 3, -2√5 अपॉन 3, -2√5 अपॉन 3, दैट इज द आंसर। ये क्लियर हुआ? हाँ सर ये है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक बच्चा बार बार एक चीज बोल रहा है, गोवा से ये पॉइंट निकाल लो, गोवा से ये पॉइंट निकालो। बेटा लल्लू, ये पॉइंट होते हैं A T1 T2, चलो माइनस ए तो मिल गया, फिर A T1 + T2 वो कहां से लाएगा? ओहो, वो तो हम सोचबे नहीं किए हैं सर, वो तो हम सोचबे ही नहीं किए हैं, हम तो सिर्फ A T1 T2 देखकर ही अंतर्मुग्ध हो गए थे। हाँ, मत चाइना पे हमला कर दो, अमेरिका को जीत लो, कुछ भी कर दो। एक लड़का कह रहा सर्किल बना लो, सर्किल, सर्किल बना, क्या करेगा सर्किल बना के तू? क्या करेगा सर्किल बना के तू? बोले ये 90 है तो ये 45 ना हो जाएगा। हे परमात्मा बुद्धि दे इन लोगों को, हे प्रभु बुद्धि दे इन लड़कों को। क्या अगर तू यहां से सर्किल बनाएगा, ये उसका सेंटर होगा, हाँ, तो अगर ये 90 बनता तो सेंटर पे 45 बनता है, सेंटर पे कितना बनता है? 45 बनता है उस केस में, है ना। सेंटर पे 180 बनता है, 180 बन रहा है, सेंटर पे 180 बन रहा है, तो ये मिल गया क्या? नहीं सर, वो तो हम ऐसे ही बोले जा रहे थे, हमें लग रहा था हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमें लग रहा था सर्किल बना लेंगे तो ये 90 हो गया है तो सेंटर पर 45 हो जाएगा। बस सेंटर पे पहली बात तो डबल होता है, और दूसरी बात ये सेंटर नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। मतलब इनको ऐसा लग रहा ओ माय गॉड सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, सर इज सो अनइंटेलिजेंट, ही इज सो अनइंटेलिजेंट, ही इज नॉट डूइंग द वे आई एम टेलिंग हिम। हाँ, ये बात क्लियर हो गई भाई।
अब क्लियर हो गया? सर नेगेटिव कैसे? भाई देख ले, नेगेटिव ऐसे, ये वैल्यू यहां आई थी तेरे पास, खुद ही नेगेटिव आई, ये नेगेटिव कैसे? ओहो अच्छा, ये नेगेटिव कैसे? ये नेगेटिव कैसे? बतावा बतावा बेटा। T1 अच्छा पॉजिटिव होगा यार, ये सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया यार। T1 T2, T1 माइनस T2 विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा यार, यह पॉजिटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खुलेगा भाई ये तो। हाँ सर, यह एज इट इज खुलेगा, यह एज इट इज खुलेगा। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होगा भाई? मैंने गलती से यहां नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि T1 कैसा है? पॉजिटिव, और T2 कैसा है? नेगेटिव, तो T1 माइनस T2 कैसा होगा? पॉजिटिव, तो ये खुलेगा एज इट इज, एज इट इज खुलेगा। हाँ सर, और अगर ये एज इट इज खुला तो T1 माइनस T2 ये आएगा, और T2 माइनस T1 की वैल्यू -√5 आएगी। हाँ, तो tan थीटा कितना आ गया? -2√5/3, वही आएगा। बिल्कुल, यह बात क्लियर है, यह बात क्लियर है, यह बात क्लियर है। डी ही आंसर आ रहा है बेटा, आंसर तो फिर भी डी ही आया, क्योंकि माइनस, वो जो माइनस लिखा था बाहर, वो जो माइनस बाहर आया था वो था T1 माइनस T2 की वैल्यू, और यहां कितना है? T2 माइनस T1। अच्छा हमने, हाँ T2 माइनस T1, तो -√5 आ गया। पिछली बार हमने कैलकुलेशन में एरर कर दिया था, यहां पर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा भाई। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात क्लियर हो गई? अब तो क्लियर हो गई होगी भाई। स्लोप कैसे आया? स्लोप कैसे आया वो भी देख लो भाई, स्लोप कैसे आया? एक बच्चा कह रहा स्लोप कैसे आया? बेटा स्लोप ऐसे आया, इसका जो स्लोप होगा m ऑफ AQ वो होगा 2/T1 प्लस T2, और 2/T1 प्लस T2, तो जीरो नहीं लिखा हमने, इससे आ गया भाई। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? हाँ चलो, अब क्लियर हो गया ये वाला बात भी। पॉजिटिव कैसे? बेटा T1 तो पॉजिटिव है और T2 नेगेटिव है, तो T1 में से T2 गया, T1 कैसा है? पॉजिटिव, T2 कैसा है? नेगेटिव, तो T1 पॉजिटिव है, T2 नेगेटिव है, तो T1 पॉजिटिव है, T2 नेगेटिव है, तो माइनस लगाए बीच में, तो T1 ये प्लस में हो जाएगा, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? सर ये पॉजिटिव हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि एक माइनस पहले लगा है, फिर बीच में एक माइनस और लगाया है, तो ये हो जाएगा प्लस। ये क्लियर हो गया? यह क्लियर हो गया? हाँ, और बताओ भाई। 0 0 क्यों, मतलब कहां पर? अरे प्रभु, 0 क्यों वो भी देख लो भाई। 0 इसलिए क्योंकि यहां पर t का वैल्यू 0 होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, तो यहां पर t कितना होता है? 0, t कितना होता है? 0, इसीलिए। हाँ, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा से भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मुझे इसका स्लोप पता हो, लेकिन यहां एंगल निकालेगा ना। अब लेंथ की बात करते हैं, अब आते हैं लेंथ पर, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ पर। अगर मुझे PQ का लेंथ निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PQ, तो जरा ये देख लो भाई, लेंथ ऑफ PQ, ये पॉइंट है P और यह पॉइंट है Q, और यह है एंगल, हमें पता नहीं, अल्फा कह देते हैं इसको, ठीक है? या फिर हम अल्फा के चक्कर में क्यों पड़े, अब हमारे पास T1 T2 तो है ही ना, ये T1 है, यह T2 है। तो बेटा अगर मैं तुमसे इसका लेंथ पूछूं PQ का, तो आपको याद होगा फोकल कॉर्ड का लेंथ था A T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ऐसी था क्या? A T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर था, या फिर A T1 माइनस T2 का, A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर था? चलो ठीक है, A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ये हमने डिराइव भी किया था। हाँ सर, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर का मतलब इसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और -4 T1 T2। व्हाट इज T1 प्लस T2? T1 प्लस T2 होगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है सर? -1। T1 प्लस T2 कितना है? -1, और T1 T2 प्लस 1, T1 T2 नहीं -1 ही है, वो भी है ना, T1 T2 भी -1। एक बार देख लो भाई, ये आ रहा है? हाँ,
तो यहां रख देते हैं, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हुआ 5a, 5a ये आ जाएगा IIT बॉम्बे। हाँ T1 माइनस T2 का वैल्यू पता ही है, √5 आया था वैसे तो, वही रख दो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, तो IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई इसमें, इफ यू हैव एनी डाउट हियर इन द फर्स्ट पार्ट में हमने -a पॉइंट फाइंड किया, फिर हमने स्लोप निकाला, उसमें T2 माइनस T1 आया, मुझे इसकी जरूरत थी, तो इसकी जरूरत हमने कैसे पूरी की, हमने टेंजेंट लिखी, उसे -a से पास किया, क्वाड्रेटिक मिली, उसके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने T1 माइनस T2 का मॉड निकाला, वो ये आ गया। फिर ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये मॉड एज इट इज खुल गया, तो वैल्यू √5 आ गई, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू -√5 आ गई, तो यहां -√5 हो गया। यह क्लियर हो गया। हाँ सर, इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, कहाँ सॉल्व हुई भाई? चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये हो गई हाईलाइट नंबर 3। अब हाईलाइट नंबर 4, हाईलाइट नंबर 4 पर आ जाओ। हाईलाइट नंबर 4 सेकेंड पार्ट से PQ कैसे लिखा, PQ कैसे लिखा, अबे PQ का लेंथ होता है a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और T1 माइनस T2 की वैल्यू पीछे निकाल रखी है √5, तो वहां से लिखा हमने, ठीक है। ये था, और ये वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है, कितनी √5, ये वैल्यू √5 है, तो यहां रख दो √5 का स्क्वायर, सीधा 5a आ जाएगा, मैंने तो होल स्क्वायर बना के लिख दिया, तब भी ठीक है। चलो अब अगला आ जाओ, अगले प्रॉब्लम पर। एक बच्चा कह रहा हाईलाइट का यूज कहाँ हुआ यहां पर, हे प्रभु, ये दोनों की दोनों टेंजेंट फोकल कॉर्ड के एंड पर बनी, कहाँ मिली, डायरेक्ट्रिक्स पर, उससे ना पता चला ये -a आया। हाँ ये क्या है, ये कहाँ मिलती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पर, x कोऑर्डिनेट -a होता है, उसी का यूज यहाँ की है बेटा लल्लू, ये -a पर मिली, यहां यूज हुआ है हाईलाइट। चलो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला की बात करें, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। चलो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला की बात करें। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला अगर हम बात करते हैं तो जरा सुनो पहले तो भाई, ये हमारा हो गया पैराबोला, और यह हो गई हमारी एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस, एट T एंड G। कहने का मतलब है कि मान लो यहां टेंजेंट बनाई, और यहीं पर तुमने नॉर्मल बनाई, यहीं पर नॉर्मल बनाई, यह नॉर्मल इसको मिली T पर, G पर एक्सिस को, और यह मिला इसको T पर, तो यहां पर यह है S, तो आप पाएंगे ST, SP और SG ये तीनों बराबर होंगे, यानी कि यह और यह बराबर होते हैं। तो आपने क्या बनाया, नॉर्मल बनाई किसी पॉइंट पर और टेंजेंट बनाई, तो ST, SP और SG तीनों बराबर होते हैं। ये कैसे हो जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, TX प्लस Y इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब। यस सर, TX प्लस Y इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब। अगर मुझे T के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो T के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, इसमें Y को 0 रख दें, इसमें Y को 0 रखेंगे तो आ गया -AT स्क्वायर कॉमा 0, और अगर मुझे G के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसमें Y को 0 रख दो, तो ये आ गया 2A प्लस AT स्क्वायर कॉमा 0। तो अगर मुझे ST का लेंथ चाहिए, ST का लेंथ होगा S माइनस T, यानी S का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस T का जो x कोऑर्डिनेट है, यानी A प्लस AT स्क्वायर। क्यों, कभी भी x एक्सिस पर दो पॉइंट के बीच में दूरी चाहिए, मान लो ये x2 है और ये x1 है, तो अगर तुम्हें यह दूरी चाहिए तो हमेशा याद रखो, अगर ये x एक्सिस है तो यह दूरी होगी राइट पॉइंट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, x2 माइनस x1, खत्म। ये दूरी हमेशा x2 माइनस x1 होगी, राइट माइनस लेफ्ट, राइट पॉइंट माइनस लेफ्ट पॉइंट, माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला से वैसे भी
डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? हाँ, तो अब जरा ये देखो, ये एस टी, और अगर मैं एस जी की बात करूं तो एस जी होगा फिर से राइट माइनस लेफ्ट, तो 2a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अब जब आप एस जी लिख लिया, एस टी लिख लिया, तो ये कितना आ गया, a प्लस ए टी स्क्वायर। फिर अगर मैं एस पी लिखूं, वो होता है a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी a प्लस ए टी स्क्वायर। तो p पॉइंट हमने पैरामीट्रिक पॉइंट ले रखा था, यानी कि पॉइंट क्या लिया था, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, और इसी पर टेंजेंट लिखी थी, और हमने t को कोऑर्डिनेट निकाले, g के कोऑर्डिनेट निकाले, एस जी निकाला, एस पी निकाला, ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं एस टी बराबर एस पी बराबर एस जी, तीनों बराबर आ गए। तीनों का लेंथ a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर आया, तीनों का लेंथ क्या आया, a इंटू 1 प्लस, हाँ, माइनस ए, क्या हुआ भाई, t का लेंथ तो t तो यही आएगा, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, यही तो आएगा t। अंकित जी कह रहे हैं t माइनस ए टी कॉमा 0 होगा। अच्छा, एक बार देख लो भाई, तुम एक बार देख लो। हाँ, ये क्लियर है? चलो, अब यहां तक हम आ गए, ये एस टी बराबर एस पी बराबर एस जी आ गया। अब जैसे एस टी बराबर एस पी बराबर एस जी आया, तो आप एक चीज और कह सकते हैं, यह एंगल 1, तो यह वाला एंगल भी 1 होगा। इसको दूसरे रंग से लिख देते हैं, इफ दिस एंगल इज 1, तो ये वाला एंगल भी 1 होगा। हाँ सर, और यह एंगल 2 है, तो यह एंगल भी 2 होगा। हाँ सर, तो 1 प्लस 2 तो 90 है ही, खैर उससे तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या प्रूव करना है। द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट पॉइंट P आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द फोकल रेडियाई एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो जरा दूसरा पॉइंट देख लो। तो जो मैं एंगल की बात कर रहा था वो यहाँ करता हूँ, इस फिगर में से हटा देता हूँ, बेकार में इसको कॉम्प्लेक्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो वी विल रिमूव दीज एंगल्स, ये एंगल हटा देते हैं, अगले डायग्राम में बना लेंगे। चलो, तो अब यहां से तो ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाओ, ये प्रूव कर चुके हम, ये बराबर है। अब जरा देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला एंगल 1, तो ये वाला एंगल भी 1। हाँ सर, अब यह 1 है, इफ दिस एंगल इज 1, अगर ये वाला एंगल 1 है तो यह वाला एंगल भी 1 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्यों, ये लाइन और एक्स एक्सिस पैरेलल होंगी, बिल्कुल। तो यहां से समझ में आता है टेंजेंट, फोकल रेडियस और फोकल रेडियस तो ये हो गया, इससे परपेंडिकुलर डाला डायरेक्ट्रिक्स पर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको ये बाइसेक्ट करता है, कौन, टेंजेंट। और इसी तरीके से यहां देखो, ये एंगल है 2, तो यह वाला एंगल भी 2, क्यों, दो साइड बराबर है, तो उसके सामने ये, इसके सामने ये बराबर होगा, और यह है 2 तो यह भी 2। तो यानी फिर से फोकल रेडियस और परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, नॉर्मल बाइसेक्ट कर रही है। तो निचोड़ यह हुआ, तो निचोड़ यह हुआ, भाई ये खत्म हो गई भाई सारी क्लास इलस्ट्रेशन, दिस इज ओवर नाउ। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया भाई, ये पैराबोला खत्म। अब शुरू करते हैं इलिप्स। लेट अस स्टार्ट विद इलिप्स, लेट अस स्टार्ट विद इलिप्स। इलिप्स में आइए शुरुआत करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स से। उस सब की जरूरत नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो सब लोग, तुम रहने दो, पढ़ना रहने दो, तुम बैठ के बायो को डिस्कस करो कि बायो की मैडम क्या पढ़ा रही है। चलो आ जाओ, छोड़ दो भाई, अब आ जाओ सीधा इलिप्स पर आते हैं, वो छोड़ दो, ठीक है, वो रहने दो तुम। यार छोड़ो यार, क्लास ही बंद करते हैं यार, हमें नहीं पढ़ाना तुमको, छोड़ो यार, छोड़ो तुम।
नहीं पढ़ाना तुमको, गलती हो गई। क्लास खत्म करवाते हैं। थैंक यू। बस आज के बाद अभी क्लास नहीं होगी, माफ कर दो भाई, मुझे तुम्हें नहीं पढ़ा सकता मैं। सच में मेरा दिल करता छोड़ दूं मैच ये, 12th कोई और ही पढ़ा ले फिर। यहां बैठ के बेवकूफ गधे बायो डिस्कस कर रहे हैं, फिर टीचर बोल देगा कुछ भी, फिर उठा के यूट्यूब पर वो डाल देते हैं लोग कुछ भी करके। हाँ, अपनी हरकतें नहीं देखते। तुम्हें 3,000 में कोर्स मिल गया, यही तो दिक्कत है तुमको, क्योंकि इतना सस्ता मिल गया, तुम्हारे जेब से पैसे नहीं गए, इसलिए उसकी कोई कद्र है नहीं तुम्हें। अगर जेब से 1.5 लाख रुपए कोई लेता, फिर तुम्हें कद्र ज्यादा होती, क्योंकि 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं हमारे, अभी सिर्फ 3,000 रुपए गए हैं मुश्किल से, तो इसलिए तुम्हें कद्र है ही नहीं। तो जिसे तुम्हें कद्र नहीं है, यार हद हो गई यार। मतलब यहां बैठकर हम यहाँ हाईलाइट डिस्कस कर रहे हैं, वो बैठकर बायो की बात कर रहा है, वहां कौन सी मैडम पढ़ा रही है, मैडम से पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। अरे अपना बिहेवियर देखो रे। थोड़ा यार, अब नहीं पढ़ाना मुझे, थैंक यू। मुझे नहीं पढ़ाना अब तुम्हें, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। वैसे भी 2 घंटे तो हो ही गए हैं, बहुत हो गया। 2 घंटे मैंने वैसे भी बहुत कर लिया अपना। ठीक है भाई। यार तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम्हें पढ़ा जाए, तुम इस लायक हो ही नहीं, नहीं हो तुम इस लायक। तुम जाओ पढ़ाई करो, अपना बैकलॉग पूरा करो, तुम छोड़ दो। नहीं पढ़ाना मुझे अब, नहीं पढ़ाना भाई, भागो यहाँ से। यार तुम्हें ज़्यादा बताना ही नहीं चाहिए, बस हाईलाइट 4 खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट हाईलाइट, ठीक है। ज़रा देख लो हाईलाइट 4 क्या है। यहां पर हमने प्रूव कर दिया, टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस एट टी एन जी, एस टी बराबर एस जी बराबर एस पी प्रूव कर चुके हैं हम। अगली चीज क्या प्रूव करनी थी, टेंजेंट नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन द पैराबोला आर द एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द फोकल रेडिया एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये 1, ये प्रूव हो चुका भाई, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर लेकर, नहीं पढ़ाया जा रहा है भाई मुझसे अब, थैंक यू। क्लास एंड कर दो यार, बंद कर दो, हो गया।